दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा जोश नेट जेआरएफ के एक नए अंक में। और आज इस अंक में आप एक अद्भुत चीज़ सीख पाएंगे जिसका नाम है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान के बारे में जानेंगे और भाषा विज्ञान के अतिरिक्त भाषा विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ हम भाषा के विविध रूपों का कि कैसे अर्थ ग्रहण करती है भाषा, कैसे अर्थ में परिवर्तन होता है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यह नेट जेआरएफ की नई प्रस्तुति, और आप अन्य चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्यारा चैनल जिस पे कि आप बहुत सारा ज्ञानवर्धक वीडियो, PYQs एंड जो पेपर फर्स्ट होता है नेट जेआरएफ के लिए जो कि सबका कॉमन होता है उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं भाषा। ठीक है, भाषा विज्ञान से पहले क्या देखना पड़ेगा हमें, भाषा कहते किसे हैं ना। तो सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आती है लोगों के द्वारा जब भी भाषा की बात आती है, विचारों का आदान प्रदान। क्या? विचारों का आदान प्रदान, इसको क्या बोलते हैं? भाषा बोल देते हैं हम सीधे सीधे। ठीक है, विचारों का जो भी आदान प्रदान हो रहा है उस जो माध्यम से होता है उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए हमें? भाषा की परिभाषा। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा बहुत ही कठिन दुरूह काम है जिसको बहुत सारे विद्वानों ने देने की कोशिश की है। जैसे पहला प्रयास किन्होंने किया, तो मानक हिंदी कोश के अनुसार, मानक हिंदी कोश के अनुसार जो है वह भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा क्या है यहाँ है किसी विशिष्ट जन समूह द्वारा अपने भाव विचार को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को भाषा कहते हैं। तो यह मानक हिंदी शब्दकोश का है, ध्यान रखिएगा ना। किसी विशिष्ट जन समूह द्वारा अपने भाव विचार आदि को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? भाषा कहे जाते हैं। दूसरा किनका है? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी इनका आता है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने क्या कहा? विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। क्या कहा इन्होंने? विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसको आचार्य किशोरी दास ने बोला था। अब सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे जो हिंदी के पाणिनि हैं ना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्होंने इनका क्या कहना है? इन्होंने देखिए जो कहा वह बहुत ही शानदार बात कही। ठीक है, जिसको मैं भाषा उच्चारण अवयवों से, ठीक है, भाषा उच्चारण अवयवों से, उच्चारणावयवों। ठीक है, तो विद्वान हैं तो कठिन शब्द तो डालेंगे ही, से उच्चारित। तो यह क्या है? यह है हमारे मुख के जो विभिन्न गेस्चर होते हैं, दांत, जीभ, तल्लू, ठीक है, कंठ, इन सब से उच्चारित यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? कुछ भी। ठीक है, यादृच्छिक जो है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों को क्या बोलते हैं? प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यादृच्छिक मतलब ये देखिए दो है। उच्चारणा अवयव का मतलब क्या होता है? जैसे मुख गुहा जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है। यादृच्छिक का मतलब कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को चुन ले रहे हैं। जो भाषा है, जैसे पानी का और जो लिक्विड जैसा दिखता है हमें, ठीक है, उसमें कोई लगाव नहीं है इन शब्दों में। हमने क्या किया है? यादृच्छिक तौर से चिपका दिया है। यदि पानी को मैं बोटूटू बोलूं तो क्या होगा? इसको सब लोग क्या बोलेंगे? बोटूटू ही बोलेंगे। इसलिए यादृच्छिक है। कुछ भी बोलिए, एक छोटे से बच्चे को क्या करिए? कुछ भी सिखा दीजिए तो वह क्या करेगा?
वह हमेशा उसी चीज़ को याद रखेगा ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, उसने क्या किया, उसने ये किया कि अपने बच्चे को, उसको जब छोटा सा बच्चा है उसको सुसु करने जाना होता था तो मम्मी उसको सिखाई थी कि इसको जो यह जो भाव है इसको कैसे व्यक्त करोगे, गाना गाना है शब्द से। तो उसको बता दिया कि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे तो इसका मतलब होता है गाना गाना। ठीक है, तो वो सीख गया था। वो मम्मी से कहता मम्मी मुझे गाना गाना है, तो उसकी मम्मी वॉशरूम ले जाती थी उसको, ठीक है, टॉयलेट ले जाती थी करवाने। एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी थी नहीं और पापा से वह रात में उठ के कह रहा है पापा मुझे गाना गाना है। तो पापा क्या कह रहे हैं कि अरे बेटे रात को गाना नहीं गाया जाता, सब सो रहे हैं, तुम्हें गाना गाना है। तो उसने कहा नहीं पापा मुझे गाना गाना है। तो उसका बाप कह रहा नहीं बेटे बैठ जाओ चुपचाप सो जाओ, रात है गाना मत गाओ। कह रहा नहीं मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे गाना है। तो बच्चे को पापा ने क्या कहा कि ठीक है धीरे से मेरे कान में गा लो। ठीक है, तो उसने कान में गा दिया। गा दिया मतलब समझ गए आप। तो यही है भाषा, यादृच्छिक है। कुछ भी, किसी भी भावना, किसी भी इमोशन, किसी भी वस्तु के साथ हम कुछ भी चिपका सकते हैं। ठीक है, वह उसी शब्द के लिए रूढ़ हो जाएगा और कुछ दिनों में, जैसे पानी आज रूढ़ हो चुका है, एक जो तरल सा बहता हुआ पदार्थ है जिसका हम सेवन करते हैं। कहीं वाटर बोला जाता है, कहीं आप बोला जाता है, तो अलग अलग क्या हैं उसके मतलब प्रतीक हैं और उनके द्वारा उसको कहा जाता है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने यादृच्छिक शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, यादृच्छिक आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की यह परिभाषा है। चौथा जो है, चौथा देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर, उसके बाद कौन आते हैं 5वें नंबर पे? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ठीक है, इनका क्या कहना है, एक प्राणी अपने अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। क्रोचे, अब देखिए विदेशी जो विद्वान हैं ना उनका भी नाम आ रहा है। तो छठा जो है क्रोचे। क्रोचे ने क्या बोला, देखिए यहाँ पे आप बार बार इसको सुनेंगे तो याद हो जाएगा। क्रोचे ने कहा कि लैंग्वेज इज आर्टिकुलेटेड लिमिटेड साउंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो भी हमारी लैंग्वेज है, तो क्रोचे का क्या कहना है, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे का यह विचार था। ऐसे ही अपने भारत के जो महान मनीषी थे, जानते ही हैं आप उनको। ठीक है, संस्कृत के जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था वक्ता वाची वर्णा एसाम त इमे व्यक्तवाचा। ठीक है, जो महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, पतंजलि ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो वाणी से व्यक्त हो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। जो वाणी से व्यक्त हो, वाणी से व्यक्त हो। तो यह कुछ परिभाषाएं हैं जिनको कि आप दे सकते हैं। ठीक है, जिनके मतलब पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देके उनका पूछा जा सकता है कि यह किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ और विद्वान देख लेते हैं ना। जैसे हैलिडे थे, यह भी एक भाषा विज्ञानी रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है, हैलिडे का जो कथन है उसका अर्थ है भाषा को स्थितियों, वास्तविक सामाजिक स्थितियों या दूसरे शब्दों में संदर्भित व्यवस्थित ध्वनि में उपयोग किए जाने वाले संगठित शोर के रूप में माना जाता है।
ठीक है। लैंग्वेज कैन बी थॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉइस यूज इन द सिचुएशन एक्चुअल सोशल सिचुएशन और इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्टेक्सचुअल सिस्टमेटिक साउंड। भाषा को स्थितियों, वास्तविक सामाजिक स्थितियों या दूसरे शब्दों में संदर्भित व्यवस्थित ध्वनि के उपयोग किए जाने वाले संगठित शोर के रूप में माना जाता है। थैडिले ने इसको संगठित शोर कहा था। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, यह शब्द क्या, संगठित शोर ना, इन्होंने इस्तेमाल किया था। यह शब्द भी हो सकता है पूछ ले, संगठित शोर के रूप में माना था भाषा को। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें भाषा की परिभाषा हो गई। अब आगे देखते हैं और चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है भाषा के जो परिभाषा दी जाती है ना, यह हो गए भाषा की परिभाषा। अब देखते हैं भाषा के 4 तत्व माने जाते हैं। भाषा के जो मुख्यतः 4 तत्व होते हैं ना, भाषा के क्या होते हैं, भाषा के 4 तत्व। तो भाषा के 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से जो लघुत्तम इकाई है, लघुत्तम इकाई वह क्या है, वह है ध्वनि। दूसरा है सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, सार्थकता। सार्थकता की दृष्टि से क्या है, तो सार्थकता की दृष्टि से है शब्द ना। सार्थकता की दृष्टि से क्या है, शब्द है छोटी इकाई। और व्यवहारिक योग्यता की दृष्टि से क्या है, व्यवहारिक, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है, सबसे छोटी इकाई तो पद होता है। ठीक है, पद या रूप, पद या रूप। और चौथा क्या है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य बोलते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है, ठीक है, इकाई को बोला जाता है वाक्य। तो यह है भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या बोला जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो यह भाषा के 4 तत्व हैं। यह सीधे सीधे पूछा जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से लघुत्तम इकाई ध्वनि है, सार्थकता की दृष्टि से शब्द हैं। तो देखिए उच्चारण क्या होता है, ध्वनि का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं अ, आ, क, ग, यह सब क्या है, यह सब है ध्वनियाँ। ठीक है, ध्वनियों को क्या दे दिया गया है, एक चित्रात्मक प्रस्तुति कर दी गई है लिखने के लिए। सार्थकता की दृष्टि से क्या है, शब्द। यह सब सार्थक नहीं है, हम अ ब यह सब आय बाय साय कुछ भी बोलें उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। जैसे पानी है ना, पानी सार्थकता की दृष्टि से पानी है, पानी बिना बोले कोई भी आपको पानी नहीं देगा ना। और व्याकरण की दृष्टि से क्या है, पद। पद क्या होता है, जैसे एक पूरा का पूरा पद, वाक्य तो नहीं लेकिन पद। ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, वहाँ व्याकरण वहाँ लग जाता है। जैसे संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, यह जो भी पद होते हैं उनको क्या बोला जाता है। जैसे राम और श्याम ना, तो यहाँ देखिए और आ गया, तो और क्या है, व्याकरण है इन दोनों को जोड़ने के लिए। राम या शाम, तो यह एक पद है। तो पद में क्या आता है, वह व्याकरण वहाँ पे अप्लाई शुरू हो जाता है होना, लेकिन शब्द में नहीं होता है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य ना। तो यह है, जैसे मैं पानी बोलूँ, और पानी का क्या मतलब होगा, कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है कि पानी लेना है, कि पानी देना है, कि मैं पानी बता रहा हूँ कि पानी है। लेकिन मैं कहूँ मुझे पानी पीना है, तो लोग ला के मुझे पानी देंगे क्योंकि मुझे पीना है। ठीक है, उसके बाद यह है भाषा की जो 4 तत्व माने जाते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से, वो हमने देखे। अब आगे देखते हैं ध्वनि विज्ञान। क्या देखते हैं हम, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, ध्वनि विज्ञान का मतलब क्या है, जो ध्वनियाँ हम और निकालते हैं उनका नियम क्या होता है। ठीक है, इनको स्वनिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वनिम ना। यह स्वनिम कहाँ से निकला है, फोनिम से निकला है ना। फोनिम शब्द है, यहाँ से निकला है।
तो यह याद रखिएगा ना। तो स्वन धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, स्वनिम का अर्थ होता है क्या, स्वन अर्थात ध्वनि ना, ध्वनि। फोनिम से निकला है स्वनिम, ठीक है, हिंदी बनाया गया। अब स्वनिम का मतलब क्या है, जो ध्वनियाँ हमारे अंदर से निकल रही हैं ना, उनको कैसे कैसे प्रभावित किया जाता है आप देखे होंगे ना पिछली क्लास में। जैसे अ है, अ निकलते वक्त क्या है, यह कंठ से निकल रहा है। और कैसे निकल रहा है, एकदम बिना हम कंठ को कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंठ को हम क्या कर रहे हैं, एकदम अग्रभाग से, यह कौन सा है, विवृत, ठीक है। कंठ की स्थिति कैसी रहती है इसमें, मुख की स्थिति, मुख विवर की स्थिति कैसी रहती है, तो विवृत रहती है, ठीक है, विवृत। और जीभ की स्थिति कहाँ है, तो अ बोलते वक्त जीभ एकदम आगे के पीछे चली जाती है। देखिए अ बोलते वक्त जीभ पीछे की तरफ होती है, ठीक है। और अच्छा आ बोलते वक्त, अ बोलते वक्त आप जीभ देख के करिए, आ में कहाँ, पीछे जीभ चली जा रही है। और इसमें होठों की स्थिति कैसी होती है, अ बोलते वक्त, तो होठों की स्थिति होती है आवृतमुखी। कैसी हो जाती है, आवृतमुखी, ठीक है, आवृतमुखी हो जाती है। तो यही जो है, इसी को स्वन बोला जाता है, स्वनिम बोला जाता है कि कौन सी ध्वनि कैसे निकलेगी। जैसे क कंठ से निकल रही है ना, क क्या है, क देखिए यह कहाँ से निकल रही है, कंठ से ना। कंठ के बाद यह क्या है, क, इसको और भी तरीके से इसको बताया जा सकता है कि यह क्या है, यह घोष है कि अघोष है ना। घोष है कि क्या है, अघोष है, इसके नियम से भी इसको बांधा जाता है। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण ना, अल्प प्राण और महाप्राण, तो यह सब देखा जाता है, ठीक है, महाप्राण। तो देखिए यह क्या है, क क्या है, अघोष है। घोष क्या होता है, जिसमें ज़्यादा हमारी क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो यह क्या है, अल्प प्राण है। महाप्राण शब्द कौन से होते हैं, जिसमें ज़्यादा बोलने में ताकत लगती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, यही सब जो नियम हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ध्वनि विज्ञान, ठीक है, ध्वनि विज्ञान। तो यह सब हैं, तो याद रखिएगा, यह सारी चीज़ों को ना याद करना पड़ेगा। जैसे ई है, ई, बड़ी ई, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये मुख विवर कैसा रहेगा, संवृत्त, संवृत्त मुख विवर, ठीक है। अग्रभाग, जीभ की स्थिति कहाँ रहेगी, अग्र में रहेगी। और होठों की स्थिति क्या रहेगी, तो अवृत्त मुखी, ठीक है। तो यह कभी भी पूछ सकता है ना, क्योंकि यह कहाँ से है, ध्वनि विज्ञान से है। ए ऐसे ही कहाँ है, ए मुख, ए जो ए वाला है, ए ना, यह इसमें मुख विवर की स्थिति क्या है, तो अर्ध संवृत्त है। कैसी है, अर्ध संवृत्त। और जीभ की स्थिति अग्र और अवृत्त मुखी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्वर हैं ऐसे ही, तो उनको आप एक बार देख लेंगे ना। जैसे ए है, ए क्या है, ए है हमारा, ए क्या है, अर्धवृत्त है, अग्र है और अवृत्तमुखी है। अविवृत्त, अग्र, अवृत्तमुखी, तो ऐसे सारे दिए हुए हैं। इन्हीं सब को क्या बोला जाता है, स्वनिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वनिम। तो आगे है जो मानव स्वर है, ठीक है। मानव स्वर को क्या कहा जाता है, मानव स्वर को बोला जाता है मेय स्वर। तो यह ध्यान रखिएगा, मेय स्वर बोला जाता है या फिर प्रधान स्वर बोला जाता है, प्रधान स्वर ना। गौण मानव स्वरों को संख्या 7 है। जो गौण मानव स्वर हैं वह क्या हैं, उनकी संख्या केवल 7। और एक होता है क्या, एक होता है, यह है मानव स्वर, मेय स्वर। मेय स्वर का मतलब क्या होता है, मेय स्वर का मतलब होता है जैसे जो स्वर निकलते हैं अ, आ, ई से लेके क, ख, ग, यह सब क्या है, मेय स्वर हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है प्रधान स्वर। क्या बोला जाता है, प्रधान स्वर। दूसरा है गौण मानव स्वर ना, गौण मानव
मानव स्वर। तो गौण मानव स्वर में क्या आते हैं? गौण मानव स्वर क्या होते हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। जैसे सारे गामा जो गीत गाते हैं आप, हम लोग गाते हैं, ठीक है, उसकी जो स्वर ध्वनियाँ सा रे गामा, यह जो है, ठीक है, सारे गामा पाधा निशा, यह जो सामवेद से लिया गया है, यह इसको गौण मानव स्वर बोला जाता है। ठीक है, गौण मानव स्वर। और इसको क्या बोला जाता है? प्रधान मानव स्वर। अ आ ई क ख ग, यह सब प्रधान मानव स्वर हैं। आगे है स्वनिम को ध्वनि ग्राम भी बोला जाता है। इसका हिंदी क्या है स्वनिम का? तो ध्वनि ग्राम है। ठीक है, ध्वनि ग्राम किसे बोला जाता है? तो फोनिम को ना, फोनिम का रूपांतरण है, अंग्रेजी का यह शब्द है फोनिम। किंतु भारत सरकार ने परिभाषिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने इसको क्या रखा है? फोनिम रखा है, जिसका हिंदी अनुवाद स्वनिम बनाया है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं। स्वनिम के क्या होते हैं? इसको क्या माना है? ध्वनि ग्राम नहीं, इसको माना है स्वनिम। स्वनिम में 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है खंड स्वनिम ना, खंड स्वनिम, और दूसरा क्या होता है? खंडेतर स्वनिम, खंडेतर। ठीक है, खंड स्वनिम है। अब ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंड स्वनिम कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो खंड स्वनिम क्या होते हैं? जिनको हम क्या कर सकते हैं? जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्वर और व्यंजन। यह स्वतंत्र रूप से स्वर व्यंजन, यह है खंड। ठीक है, खंड ध्वनियाँ हैं, खंड स्वनिम है। ठीक है, उन्हें खंड स्वनिम कह सकते हैं। और दूसरा है जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर ध्वनियाँ कह सकते हैं। जैसे अनुनासिक, अनुनासिकता, और सुर, अनुतान, यह सब चीज़ें क्या हैं? खंडेतर स्वनिम है। ठीक है, अनुतान जानते ही हैं आप। अनुतान क्या होता है? किसी भी जो भाषा होती है, जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या आता है? बहुत सारा किसी भी शब्द पे बल देना होता है, या फिर लहर जो होती है, जैसे रेडियो, जैसे रेडियो शब्द है, रेडियोना बोला जाता है हमारे तरफ, तो उसमें एक लहर आ जाती है। जो बिहारी जो देखिए भोजपुरी भाषा है उसमें कितनी बढ़िया लहर है, खैबा। तो यह सब अनुतान की वजह से आते हैं। अनुनासिकता भी है। इंग्लिश आप देखिए, एसेंस जो ब्रिटेन का है, वो लोग ज़्यादातर इंग्लिश नाक से अपने बोलने की कोशिश करते हैं, आई एम गोइंग ना। तो ऐसे ये सब क्या है? अनुनासिकता है। और तो यह सब है। ठीक है, अब जो ध्वनि के नियम हैं उसको बहुत सारे विद्वानों ने दिया हुआ है। ध्वनि के नियम, ध्वनि के नियम क्या क्या हैं? जैसे ग्रिम नियम, एक है ग्रिम नियम। तो यह किसने दिया है? याकोब ग्रिम ने। याकोब ग्रिम ने क्या किया है? यह ग्रिम नियम दिया हुआ है। ठीक है, जर्मन के थे। ऐसे ही ग्रेसमैन नियम तो हरमन ग्रेसमैन ने दिया था। बर्नर नियम तो यह मुझे नहीं लगता है पूछेगा, बस ये पूछ सकता है किस स्थान के थे। ग्रिम थे जर्मन, तो ज़्यादातर जर्मन विद्वान ही हैं। बर्नर नियम, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम जो थे रूसी थे। प्रोफेसर पार्टन, प्रोफेसर फोर्तुनावे, यह रूसी थे। पद या रूप विज्ञान, आप देखते हैं पद और रूप विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं पद या रूप विज्ञान। क्या देखते हैं? पद या रूप विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहला ये है कि प्रयोग समर्थ सार्थक शब्द को पद कहते हैं। प्रयोग समर्थ सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे एक देखिए, जो बालक है क्या है?
एक शब्द है ना, लेकिन यह पद में कब यूज होगा? जैसे मैं कहूँ बालक खेलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालक। यहाँ पे बालक संज्ञा पद हो गया, एक पद की तरह व्यवहार करेगा ये, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। तो अब यास्काचार्य थे, उन्होंने पद के 4 भेद बताए। कितने भेद? 4 भेद। पद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला भेद है, अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो पद के 4 भेद, पहला है नाम। नाम मतलब जो भी संज्ञा होती है, ठीक है। तो पद का पहला जो भी भेद है, 4 भेदों में संज्ञा पहला भेद है। दूसरा आख्यान। आख्यान क्या होता है? आख्यान जैसे क्रिया विशेषण वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वह आख्यान में आती हैं, जैसे खाना या फिर सुंदर, यह सब चीज़ें वो, और वो यह सब हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगाकर, शब्द के पहले लगाकर उसका जो अर्थ बदल देते हैं वह उपसर्ग होते हैं। और चौथा जो है वह है निपात। निपात का क्या मतलब होता है? निपात का मतलब होता है किसी भी क्रिया पे ज़्यादा जोर, शब्द पे ज़्यादा जोर देने के लिए क्या कहा जाता है? लगाया जाता है। ही, भी ना, या तक, या तो, यह सब क्या है? यह सब निपात है। जैसे मुझे पढ़ना ही है, मुझे, ठीक है, बोलना ही है, या फिर मुझे खाना ही है ना, मुझे आइसक्रीम ही खाना है। बच्चे नहीं कहते ना मुझे आइसक्रीम ही खाना है, तो वह निपात हो गया, क्योंकि वह आइसक्रीम पे ज़्यादा जोर देने के लिए ही भी का प्रयोग करते हैं, तक का, तो का, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? यास्काचार्य ने इनको माना था 4 भेद होते हैं पद के, वही पद है। तो 4 पद के भेद जो हैं 4 कौन है? नाम, आख्यान, उपसर्ग और निपात। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है रूपिम, ठीक है। अब हम देखेंगे रूपिम या रूप, पद या रूप विज्ञान। पद या रूप विज्ञान, ठीक है। यह सब पढ़ते वक्त आपको क्या चाहिए? वो किताब ना, जो भाषा और क्या नाम है, साहित्य का इतिहास है, सरस्वती पांडे वाली, वह किताब आपके पास होनी चाहिए, तो और अच्छा इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी दी नहीं है, जिसका कि यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है? पूरा उसको समग्र रूप से पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ें बताते हुए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रूपिम। रूपिम क्या होता है? रूपिम एक मतलब ऐसा शब्द होता है, ठीक है। रूपिम क्या होता है? रूपिम वह होता है जो शब्द का वैसा मूल रूप जो कि अर्थ तत्व, अर्थ देता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रूपिम बोलते हैं ना। तो किसी शब्द के मूल अर्थ को जो प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं? रूपिम। जैसे घर है ना, पानी है, यह सब क्या है? यह ऐसा शब्द है जो एक किसको प्रदर्शित करता है? एक पूरा का पूरा अर्थ को प्रदर्शित करता है। ऐसे इन्हीं शब्दों को क्या बोला जाता है? रूपिम बोला जाता है ना। अब पद विज्ञान, पद यह सब हैं, तो देखते हैं, ठीक है। रूपिम के 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रयोग के आधार पे, पहला प्रयोग के आधार पे रूपिम तो 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त रूपिम और दूसरा होता है बद्ध रूपिम। तो मुक्त रूपिम क्या होते हैं? मुक्त रूपिम यह स्वतंत्र, मतलब वाक्य में स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, जैसे घर, पेड़, पानी, यह सब चीज़ें जो हैं यह मुक्त रूपिम हैं। यह किसी भी खाना, यह सब वाक्य में स्वतंत्र तौर पे आ सकते हैं, तो मुक्त रूपिम हो गए। अबद्ध रूपिम क्या होते हैं? जैसे अप्रत्यय ना, अप्रत्यय कहाँ जुड़ता है? या फिर लास्ट में क्या जुड़ता है शब्दों में? जैसे ता प्रत्यय, अ उपसर्ग और ता प्रत्यय,
यह उदाहरण है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मैं कहूँ अदृश्य, दृश्य है ना, तो दृश्य में क्या लगा दिया मैंने, दृश्य में लगा दिया मैंने तो क्या हो गया, अदृश्य हो गया। ठीक है, तो यह बद्ध रूपिम है, यह अकेले नहीं आता है, यह कैसे आता है, किसी न किसी के साथ आता है जो कि उसके अर्थ को परिवर्तित करने का काम करता है। तो यह है प्रयोग की दृष्टि से रूपिम, दो प्रकार के, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से रूपिम। तो यह भी दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त रूपिम और दूसरा है मिश्रित रूपिम ना, रूपिम। जैसे पुस्तकालय है, क्या है, पुस्तक और आलय। तो देखिए यह पुस्तक है और इन सब से मिल के क्या बना, पुस्तकालय बना, पुस्तकालय बना। ठीक है, तो यह पुस्तकालय देखिए जो नया शब्द बना इसको संयुक्त रूपिम बोलते हैं। इसमें क्या है, पुस्तक का घर, सीधे सीधे अर्थ प्रकट हो रहा है ना। लेकिन मिश्रित जो रूपिम होता है इसमें दो जो रूपिम हैं वह जुड़ के एक अलग ही अर्थ प्रदर्शित करते हैं। जैसे अधि का मतलब होता है ऊपर, अक्ष का मतलब होता है आँख, लेकिन यह दोनों जब जुड़ जाते हैं तो मुखिया या फिर अध्यक्ष शब्द बनाते हैं, अध्यक्ष शब्द बनाते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मुखिया होता है, न कि ऊपरी आँख ना, न कि ऊपर की आँख। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह हो गया मिश्रित रूपिम हो गया। क्या हो गया, मिश्रित रूपिम। तो यह ध्यान देने वाली बात है। तो अब है अर्थ असंबंध तत्व की दृष्टि से, अर्थ संबंध तत्व की दृष्टि से क्या, रूपिम के कितने बोध होते हैं। तो देखिए अर्थ तत्व की दृष्टि से रूपिम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपिम, और दूसरा क्या होता है, संबंध तत्व रूपिम। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपिम का क्या होता है, जैसे कोई भी शब्द जो अपना अर्थ दे रहा हो ना, उसको अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपिम बोलते हैं। जैसे घर हो गया ना, पानी हो गया, खाना, यह सब क्या है, अर्थ प्रदर्शक रूपिक है, क्योंकि यह किसी एक वस्तु को दिखाता है। जबकि संबंध तत्व प्रदर्शक रूपिम क्या होते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, बहुत सारा। जैसे यह श्रवण की किताब है, तो यह क्या हो गया, का हो गया, यह श्रवण की किताब है। तो मतलब यह जो आते हैं यह संबंध तत्व प्रदर्शक रूपिम हैं। तो इस प्रकार से यह दो प्रकार का अर्थ तत्व रूपिम हो गया। उसके बाद ये देखिए इतना तत्व हैं। ठीक है, तो रूपिम के इतने भेद हैं, इसको याद रखेंगे आप। और उसके बाद है कल हम देखेंगे वाक्य विज्ञान। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आज कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से हम क्या नहीं दिखा पा रहे हैं, तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।